नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में जब कदम रखा तो उनका हर बात पे दावा था कि वो कितने अलग हैं, वो कितने अलग हैं, वो कितने अलग हैं, वो कितने अलग हैं। तो केजरीवाल ने लिटरली जैसे कहते हैं बता बता के कि हम अलग राजनीति करेंगे, हम अलग राजनीति करेंगे, हमारे अंदर ये अलग है, हमारे अंदर, उनके अंदर सब कुछ अलग है। अन्ना आंदोलन से वो निकल कर आए और अन्ना को उन्होंने डंप किया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। अब उनका एक ये अलगपन, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम हमारे विज्ञापन देखते रहिए, हमारा एक साल बेमिसाल, वो सबसे अलग है। उनको एक साल में पता नहीं कहां पहुंचना है, लेकिन उसके पहुंचने के रास्ते में केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। ये अलग राजनीति करने वाले केजरीवाल क्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को खारिज कर दिया है जिसके तहत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखे जाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही अब इन सभी विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी है, जिस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सीधा हमला बोला है और पार्टी की दलील है कि अगर दूसरे राज्यों में सचिव हो सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट किए हैं। कायदे के मुताबिक दिल्ली सरकार को सिर्फ एक संसदीय सचिव रखने का हक है, वो भी मुख्यमंत्री की मदद के लिए। दो बड़े स्पष्ट पॉइंट्स हैं यहां पर। पहला पॉइंट कि अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रह चुके थे दिल्ली के, तो बार बार वो जब ऐसे बर्ताव करते जैसे उनको पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री के दायरे में क्या क्या है या दिल्ली के सरकार के दायरे में क्या क्या है, तो ये बड़ा हतप्रभ करता है। उनको नहीं, वो तो अपना विज्ञापन देते रहते, उसमें उनकी व्यस्तता काफी रहती है अपने ही एडवर्टाइजमेंट करने में। सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते, तो वो क्यों पीछे छूट जाए। हालांकि वो अलग पॉलिटिक्स करते हैं, एकदम अलग टाइप के पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल। विज्ञापन वो बाकी नेताओं की तरह देते हैं। अब दूसरी दिक्कत क्या है कि जब कायदे से वो एक सचिव रख सकते थे अपने कामकाज की मदद के लिए, तो 21 उन्होंने शुरुआत में बनाने के लिए क्यों तय किया। ये चीजों का एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ा स्पष्ट नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मैं वही पॉइंट पर वापस आऊंगा, इसलिए नहीं निकल कर आ रहा है क्योंकि केजरीवाल साहब अलग पॉलिटिक्स करते हैं। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा के इन कमरों तक टीवी चैनलों की पहुंच नहीं होती, लेकिन एनडीटीवी इंडिया का कैमरा यहां पहुंच गया। ये वो कमरे हैं जो संसदीय सचिवों को दिए गए हैं। ये कमरा जो अलॉट हुआ है वो अलका लांबा, जो कि संसदीय सचिव हैं पर्यटन मंत्रालय दिल्ली सरकार में, उनको ये कमरा अलॉट हुआ है। और इस कमरे की हालत देखें तो ये लगता है कि ये कमरा जो है इस्तेमाल में है। यहाँ पर ठीक ठाक बढ़िया सी एक मेज लगी है और बढ़िया कुर्सियां हैं, लाइट पंखे सब कुछ लगा हुआ है। सोफे भी यहाँ पर जो विजिटर आते हैं उनके लिए लगे हैं, अलमारी यहाँ रखी हुई है और एसी भी लगे हुए हैं। तो इससे ये बात एस्टैब्लिश यहाँ पर होती है कि ये कमरा तो है वो यूज के अंदर है। LB6 ये आदर्श शास्त्रीय कमरा होगा और यहाँ की जो स्थिति है वो ऐसी लग रही है कि ये कमरा तो लगभग तैयार है लेकिन शायद इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, धूल जो है यहाँ पर जमी हुई दिख रही है। दरअसल ये कमरे आम आदमी पार्टी विधायकों के इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने संसदीय सचिव के तौर पर कोई सुविधा नहीं ली। हाँ, कमरे दिए हैं लेकिन उनमें कहीं भी अभी तक कोई बैठना आरंभ नहीं हुआ है। अभी तक वो कमरे एचडीज पड़े। लेकिन ये आपने इनको एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिए थे या आप एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कम एमएलए। हाँ, अगर मेरे पास कमरे हैं तो मैं एक नॉर्मल विधायक को भी विदाउट एनी फैसिलिटी उसको बैठने के लिए कमरा अलॉट कर सकता हूँ टू अटेंड द पब्लिक। जबकि केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि उनके संसदीय सचिव मुफ्त में काम कर रहे हैं। पंजाब में एक एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, बंगला मिलता है, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है। हमारे वालों को धेला नहीं मिलता और उसके बावजूद भी केवल दिल्ली के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को डिस्क्वालीफाई करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी।
संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने का दिल्ली सरकार का बिल जब राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया तो आम आदमी पार्टी ने इसे पीएम मोदी की बदले की कार्रवाई बताया। आखिर इसकी वजह से उसके 21 विधायकों पर तलवार लटक गई है, लेकिन दूसरी पार्टियां केजरीवाल की नैतिकता की दुहाई की खिल्ली उड़ा रही हैं। ये इसकी तनख्वाह लेंगे 4 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, जो भी इनकी तनख्वाह बनती है। उसके बाद अगर ये गलती से किसी अस्पताल में विजिट करने जाएंगे तो इनको एक्स्ट्रा रेन्यूमरेशन चाहिए, लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, अलग से कमरा और घर चाहिए। ये सेवा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं, अरविंद जी ये सेवा है या मेवा है? दिल्ली में बिजली चली जाती है तो कोई और जिम्मेवार, पानी चला जाता है तो कोई और जिम्मेवार, दिल्ली के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो कोई और जिम्मेवार। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी की भी जिम्मेवारी नहीं है, बाकी सबके सब जिम्मेवार हैं, केजरीवाल जी जिम्मेवार नहीं है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर हैं, क्योंकि उसके पास इन विधायकों की सफाइयां हैं और उसे ही तय करना है कि इन विधायकों की मान्यता रहे या फिर जाए। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के 6 बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गए थे, जिसमें से ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला बिल राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब 5 बिल और बचे हैं, जिनमें विधायकों की वेतन बढ़ोतरी, जन लोकपाल और एजुकेशन जैसे बिल शामिल हैं। अब जो हाल और अंजाम इस बिल का हुआ है, उसको देखते हुए बाकी बचे बिलों के अंजाम और भविष्य को लेकर भी अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदीश प्रकाश के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। और हमारे साथ इस वक्त दिलीप पांडे साहब मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, और हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी माफ करिएगा मौजूद हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। दिलीप पांडे जी, ये केजरीवाल साहब जो है, जो कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा सब कुछ अलग करते हैं, राजनीति भी अलग करते हैं। मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये 21 लोगों को, विधायकों को इन्होंने पार्लियामेंट्री सचिव बनाने के बारे में सोचा क्यों? क्या कारण था कि इनको आप लोगों ने पार्लियामेंट्री सचिव बनाया? सबसे पहले तो धन्यवाद अभियान भाई आपका कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि अलग किस्म की राजनीति के लिए हम आए हैं और वो कर भी रहे हैं। हाँ, मैंने आपके प्रश्न के जवाब नहीं के रूप में स्वीकार किया कि आप लोग अलग जब सरकार बनी, केजरीवाल दावा करते हैं अलग किस्म की राजनीति करने का। दावा और अलग किस्म की राजनीति करना दो अलग अलग बातें हैं। केजरीवाल साहब, प्रश्न का जवाब एक मिनट, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, नहीं आपने मेरी बात को ऐसे लिया जैसे कि मैं उनकी बात का केजरीवाल की अलग किस्म की राजनीति करने का एंडोर्समेंट कर रहा हूं। नहीं, कतई नहीं। केजरीवाल साहब मेरे हिसाब से उतने ही पॉलिटिशियन हैं जितने की बाकी पार्टियों के पॉलिटिशियन हैं। हाँ दिलीप जी प्लीज। जी ठीक है। अब आपके प्रश्न के उत्तर पे आ जाता हूं मैं। जी, सरकार बनने के बाद जब मंत्रालयों का विभाजन हो गया, हमें लगा कि हमारे बहुत सारे विधायक साथी ऐसे हैं जो अपनी विधानसभाओं की जिम्मेदारियों के अलावा भी बहुत अच्छे बेहतरीन काम कर सकते हैं जनता की सेवा के लिए। और इस लिहाज से हमने स्कूल के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, हॉस्पिटल के लिए जो भी सक्षम इस प्रकार के साथी थे, जो विधानसभा की जिम्मेदारियों के इतर भी बहुत सारे काम कर सकते थे, उनको हमने ये अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपना शुरू किया और कहा कि आप जाएं, देखें स्कूल बेहतर चल रही कि नहीं, रिपोर्ट करें एजुकेशन मिनिस्टर को, देखें अस्पताल सही चल रही कि नहीं, मरीजों का इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, और आप रिपोर्ट करें स्वास्थ्य मंत्री को, आप जाएं और देखें सड़कें ठीक है कि नहीं, आप रिपोर्ट करें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को। इस ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ संसदीय सचिवों को ये जिम्मेदारियां दी गई। ये एक पद है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि विपक्ष ने इसका मतलब यह निकालना शुरू कर दिया कि ये उनको एक किस्म का ऑफिस दिया गया जहां से इनको लाभ मिल रहा है, किसी किस्म का आर्थिक लाभ मिल रहा है। समस्या यहां पे यह है अभिज्ञान भाई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बेवजह इसकी टेक्निकलिटीज में उलझेंगे। मेरा यह मानना है कि समस्या कतई टेक्निकल है ही नहीं। किसी केस, किसी धारा में आपको उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। आप दो चार डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और आपको इस पूरी समस्या के जड़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस देश के अंदर नागालैंड जैसे छोटे राज्य में 24 आपके संसदीय सचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार पंजाब में है, वहां पे 25 हैं। आपके गुजरात में 5 संसदीय सचिव हैं। तो ऐसे तमाम राज्य हैं देश के अंदर जहां भाजपा कांग्रेस की सरकारें हैं और संसदीय सचिव तमाम लाभों को एंजॉय करते हुए अपनी जिम्मेदारियां पता नहीं भगवान जाने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। माननीय मोदी जी को समस्या
समस्या किससे है? उनको समस्या है सिर्फ दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार के अंदर जो जनता के हक में स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए काम करने वाले संसदीय सचिव हैं, उनको एतराज उनसे है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। कतई भी समस्या के रंग में आप तकनीकी उलझनों में उलझने की कोशिश मत करिएगा। यह पूर्णतया राजनीतिक समस्या है। जिस प्रकार माननीय मोदी जी आरोप लगाते हैं सोनिया गांधी पे कि वो सदन चलने नहीं दे रही हैं, आपको बहुत इत्मीनान से मैं सुन रहा हूं, ठीक उसी किस्म का अपराध माननीय मोदी जी कर रहे हैं। वो भी दिल्ली नहीं चलने दे रहे हैं, वो भी दिल्ली की सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने कर लिया ना, आपको सरकार आपकी अनस्टेबल की जा रही है, आपके ऊपर मोदी जी का प्रकोप है, ये सब आपने कह दिया। मेरे जरा एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसको खारिज किया, इस विधेयक को, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी का प्रकोप है, मोदी जी आप लोगों को रोक रहे हैं, ये सब आपने कहा। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जो है, ये अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल पॉइंट है ना। उनके यहाँ आपके मोहल्ले में अगर बिजली नहीं आएगी तो भी आप कह दीजिए मोदी जी, कोई आपका पॉइंट है कि मोदी जी ने बिजली रुकवा दी हमारे यहाँ आने से, वो आपका पॉइंट है। तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को बहुत पहले से मैं देख रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड में हम नहीं जाएं। मेरा पॉइंट सिर्फ यह है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को खारिज किया, इस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? जी बताइए। अभिज्ञान भाई, आप बहुत मजे हुए पत्रकार हैं। मैं आपको इस देश के अंदर घटित एक बहुत ही शर्मनाक घटना का जिक्र करके इस मसले को समझाता हूं मैं। कि इस देश में जब इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के वक्त जो दस्तखत किए गए थे इमरजेंसी के कागजात पे, वो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय के थे। पर देश यह नहीं कहता कि जो इमरजेंसी लगी, जो आपातकाल लगा, उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब यह है कि राज्य के अंदर जो भी काम होते हैं वो राज्यपाल का हवाला देकर होते हैं, केंद्र के अंदर जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति का हवाला देकर होते हैं, पर करते उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडा में मत उलझिए। भाजपा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में ना उलझ रहा हूं, ना मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा से कोई लेना देना है। मैं आपके प्रोपेगेंडा पे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने इमरजेंसी का उदाहरण दिया, सिग्नेचर करने के लिए। दिलीप जी, आपने इमरजेंसी का उदाहरण दिया, मैं आपको घटनाक्रम के साथ इमरजेंसी के समय क्या हुआ वो भी बता सकता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज की भूमिका क्या थी वो भी बता सकता हूं। तो इमरजेंसी का एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी, हाँ एक मिनट, इमरजेंसी का कागज राष्ट्रपति ने साइन किया था। चूंकि आपने उसका हवाला दिया, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके फिर हिसाब से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से यह विधेयक खारिज करवा दिया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ जी, प्रक्रिया जो है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति महोदय के पास प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा भेजी गई फाइलों को सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हैं, वो विदहेल्ड कर सकते हैं, अगर रिजेक्ट नहीं किया है तो रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न भी सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिलीप पांडे जी हाल में, दिलीप पांडे जी, मैं प्रवेश शर्मा साहब के पास आए हैं। दिलीप पांडे जी हाल में, तो जो फाइलें लौटाई गई है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं विदहेल्ड की गई है, वो सब कुछ माननीय मोदी जी का किया धरा है।